अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PSY 515 क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी के लेसन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। मेथडोलॉजी ऑफ क्रॉस कल्चरल रिसर्च, इंट्रोडक्शन टू क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। सबसे पहले डिस्क्राइब किया जाता है कि क्या स्टडी करना है, फिर इसे कह रहा है कि इंटरप्रेट किया जाता है, समझा जाता है, फिर प्रिडिक्शन की जाती है, फिर रिजल्ट्स क्या होंगे ये देखा जाता है, फिर इसके मुताबिक इसे शुरू किया जाता है। एक मेथडोलॉजी इस्तेमाल की जाती है रिसर्च को मुकम्मल करने के लिए। इन मेथडोलॉजीज़ को दो कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। एक तो इसमें होती है क्वांटिटेटिव, इसमें इंसानों की एक्टिविटीज़ को कंपेयर किया जाता है, इनको एक्सपेरिमेंटल मेथड से स्टडी किया जाता है। दूसरी है क्वालिटेटिव, इसके लिए हम ज़्यादातर मीन, मोड और मीडियन का इस्तेमाल करते हैं और इनको दर्ज झैल स्केल के ज़रिए मेजर किया जा सकता है। ये हाईलाइटेड पॉइंट एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा। अच्छा, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वालिटेटिव जो है, इनको हम किस तरह कह रहा है कि मेजर कर सकते हैं। एक इसके अंदर पहले नॉमिनल स्केल है। नॉमिनल स्केल के अंदर हम एक मिनट, नॉमिनल स्केल के अंदर वेट आ गया, जेंडर आ गई, एज आ गई, ये चीज़ें शामिल हैं। डाटा को मुख्तलिफ खूबियों की बिना पर कैटेगराइज किया जाता है इसके अंदर। ऑर्डिनल स्केल के अंदर कैटेगराइज भी किया जाता है और दूसरा रैंकिंग भी दी जाती है। इसमें हम चीज़ को एक दूसरे के लिहाज से रैंक देते हैं। आगे हमारे पास है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में कैटेगराइज भी किया जाता है, रैंक भी किया जाता है और एक मखसूस इंटरवल पर हम इसको रैंकिंग करते हैं। ऑर्डिनल स्केल में मैंने आपको बताया था कि कैटेगराइज तो करते हैं और इसके साथ रैंक भी देते हैं और इसमें चीज़ों को एक दूसरे के लिहाज से रैंक दिया जाता है। इंटरवल के अंदर भी सेम काम करते हैं, लेकिन एक मखसूस इंटरवल पर हम एक मखसूस गैप देते हैं एक रैंक से दूसरे रैंक में। नेक्स्ट हमारे पास है रेशो स्केल। इसके अंदर हम कैटेगराइज भी करते हैं, रैंक भी देते हैं और एक मखसूस इंटरवल पर रैंक देते हैं। इसके अंदर चौथी चीज़ जो ऐड होती है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो है, फॉर्मिंग अ रेशो स्केल, यानी कि एक रेशो हम बीच में ऐड कर देते हैं इसके अंदर। आगे यहाँ पर हमारे पास सैंपल्स की टाइप्स हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूँ, पहली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग होता क्या है, जब किसी जगह पर में किसी पॉपुलेशन पर रिसर्च करनी होती है, उसके लोगों को देखना होता है, किसी एक चीज़ को स्टडी करना है, तो हम उस पॉपुलेशन के तमाम लोगों को स्टडी नहीं कर सकते, उनको डिस्कस नहीं कर सकते। तो मखसूस लोगों को उनमें से सिलेक्ट कर लिया जाता है जिनको स्टडी किया जाता है और उनकी स्टडी से जो रिज़ल्ट आते हैं उनको पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई कर दिया जाता है। तो ये जो लोग हैं जो मखसूस सेलेक्ट किए जाते हैं उनको, इसको हम सैंपल कहते हैं और इस प्रोसेस को सैम्पलिंग कहते हैं। टाइप्स हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स भी कहते हैं इसको, जिसमें एक पॉपुलेशन में मौजूद तमाम सब्जेक्ट को जो सिलेक्शन इनकी इक्वल चांस होता है। इसके अंदर इक्वल लेवल पर तमाम लोगों की सिलेक्शन की जाती है कि जो हमारा सैंपल है उसके अंदर हर क्वालिटी का, हर किस्म का बंदा शामिल होगा। रैंडम सैंपल, ये भी प्रोबेबिलिटी सैंपल की ही एक टाइप है। इसके अंदर भी एक पॉपुलेशन में मौजूद तमाम सब्जेक्ट को की सिलेक्शन इक्वल चांस होता है इसके अंदर भी। आगे मेरे पास है कि स्ट्रेटिस्फाइड सैम्पलिंग। लेकिन अगर हमारी पॉपुलेशन जो है हेट्रोजीनियस है, एक जैसी नहीं है, तो हम जो है स्ट्रेटिस्फाइड सैम्पलिंग कहें करते हैं। हम सबसे पहले पॉपुलेशन में एक जैसी खसूसियात वाले जानदारों की ग्रुपिंग करते हैं, इसके बाद फिर हर ग्रुप से मुख्तलिफ सैंपल्स को लेते हैं। आगे मेरे पास आ गया नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स। ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। इसके अंदर जो है इक्वल चांस जो होता है सिलेक्शन का लोगों की, वो सब्जेक्ट की, वो इक्वल चांस मौजूद नहीं होता। इसकी कुछ टाइप्स हैं। पहली है कोटा सैम्पलिंग।
इसमें एक मखसूस खसूसियत वाले लोगों का एक सैंपल ले लिया जाता है, अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ कैटेगराइज की परसेंटेज सेलेक्ट कर ली जाती है। मतलब 5% फीमेल से 10% मेल से डाटा इकट्ठा करना एक एग्जांपल है। प्रपोजिव सैम्पलिंग, इसमें रिसर्चर अपनी मर्ज़ी से कोई भी सैंपल ले सकता है। इसमें रिसर्चर की अपनी चॉइस शामिल होती है, यानी कि ख़ास मकसद के लिए वो डाटा इकट्ठा कर रहा होता है, उसकी अपनी चॉइस होती है कि वो किस किस्म के लोगों से डाटा ले और किस किस्म के लोगों को छोड़ दे। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, इसमें हमें जो बंदा आसानी से अवेलेबल होता है इससे डाटा हासिल कर लेते हैं। मसलन अगर किसी यूनिवर्सिटी पर सर्च करनी है तो हम इस यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जो हमारे सामने एक मखसूस वक्त में लोग आएंगे उनसे डाटा ले लेंगे। रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी, साइंटिफिक मेथड्स इन साइकोलॉजी। साइंटिफिक मेथड इसके अंदर कह रहा है कि साइंटिफिक मेथड इज एन अप्रोच दैट प्रैक्टिशनर्स ऑफ साइकोलॉजी आर इंटरेस्टेड इन फॉर असेसिंग, measuring and predicting behavior. It is the process of appropriately framing and properly answering questions, यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर, एक साइंटिफिक प्रोसीजर के ज़रिए हम एक स्टेप बाय स्टेप अमल करते हुए हम जो है अपनी साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, जो कि एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर प्रूव होती है, बार बार सही साबित होती है, इसलिए ये एक साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक नेचर ऑफ साइकोलॉजी, इसके अंदर भी ये देखें, ये सब बताए हुए हैं। सबसे पहले क्या है कि हम आइडेंटिफाई, रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, रिव्यू करते हैं, फॉर्मुलेशन, ये जितने भी स्टेप हैं इनको हम वन बाय वन डिटेल से देखते हैं। आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी, या आप इसको रेफरल क्वेश्चन भी कहते हैं कि रेफरल क्वेश्चन क्या है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, आइडेंटिफाई करना कि कौन सी प्रॉब्लम है जिस पर हमने रिसर्च करनी है। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर है, उसके रिलेटेड जितना भी लिटरेचर है उसको इकट्ठा करना, उसको रिव्यू करना। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, इसकी बुनियाद पर एक हाइपोथेसिस बनाना, एक स्टेटमेंट पेश करना। एक रिसर्च डिज़ाइनिंग एंड कंडक्टिंग द रिसर्च, उसी के मुतालिक फिर रिसर्च बनाना, तरतीब देना, एक प्लान करना कि किस किस तरीके से रिसर्च करनी है, उसके अंदर क्या स्टेप्स होंगे। फिर डाटा को एनालाइज करना जो उससे हासिल होगा, कंक्लूजन जो होंगे वो ड्रा करने उससे। यहाँ से देखिए नॉन मैनिपुलेटिव डिस्क्रिप्टिव मेथड, एक चीज़ को इसी तरह स्टडी करना जैसे वो नेचर में एग्जिस्ट करती है, खुद से इसमें कोई तब्दीली ना लाना। और मैनिपुलेटिव के अंदर कह रहे हैं कि इसके अंदर साइकोलॉजिस्ट जो होता है, रिसर्चर जो होता है, लोगों के अंदर जाके घुल मिल जाता है, उनको उनके साथ इंटरेक्ट करता है, या फिर लैब की सूरत में जो है हम रिसर्च करते हैं, लैब की सूरत में एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी का माहौल जो है वो सब्जेक्ट को प्रोवाइड करते हैं। ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन जिस तरह वही के बंदे को देखकर, सब्जेक्ट को देखकर ऑब्ज़र्व करना, उसकी एट्रीब्यूट्स को देखना, उसकी खसूसियात को ऑब्ज़र्व करना, एक मखसूस चीज़ जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देखना चाहते हैं, उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। ऑब्जर्वेशन के अंदर दो टाइप्स हैं इसकी, इंटरवेंशन और विदाउट इंटरवेंशन। ऑब्जर्वेशन विदाउट इंटरवेंशन यानी कि खुद की इन्वॉल्वमेंट बीच में ना हो, जो भी ऊपर हमने पढ़ा, मैनिपुलेट जो है वो साइकोलॉजिस्ट के अंदर नहीं करता, नेचुरलिस्टिक है, नेचुरल माहौल में जो ऑब्जर्वेशन की जाती है एज इट इज़। जिस तरह एक बंदा माहौल में रह रहा है उसको साइकोलॉजिस्ट जो है वो ऑब्जर्व करता है, लेकिन उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करता, उसको मैनिपुलेट नहीं करता, लेकिन दूर से आप समझ लेंगे देख कर उसको ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन, इंटरवेंशन की जा करता है, साइकोलॉजिस्ट बंदे के साथ मिलता है, उसके साथ गपशप करता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है और उसको ऑब्जर्व करता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वर बिकम्स सेम, इसके अंदर भी पार्टिसिपेंट जो है वो ऑब्जर्वर जो है उस ऑब्जर्वेशन का हिस्सा बन जाता है, लोगों के साथ रहता है, जाकर घुलता मिलता है। और इवन के काफ़ी अरसे के लिए भी साइकोलॉजिस्ट जो हैं एक नए इलाके में, एक नई पॉपुलेशन में जाकर रहते हैं और लोगों के साथ जो है वो घुल मिल जाते हैं और वहाँ के लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर ये है कि ये मेथडोलॉजी होती है, इसके अंदर ज़्यादा मेथडोलॉजी इस्तेमाल होती हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो किया जाता है। फील्ड एक्सपेरिमेंट है, फील्ड एक्सपेरिमेंट भी आमतौर पर नेचुरल सेटिंग में होते हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ में जाकर, ये लैब के अंदर नहीं की जाती फील्ड एक्सपेरिमेंट, माहौल में, नेचुरल माहौल में इनको किया जाता है। कोरिलेशन रिसर्च है, कोरिलेशन कैन बी
said to exist when two different measure of the same individual object or events are वेरी टुगेदर। मतलब दो चीज़ों के दरमियान जब रिलेशन को देखना होता है, एक बंदे के दो ट्रेड्स हैं उनके दरमियान रिलेशन देखना है, तो हम कोरिलेशन रिसर्च करें। मसलन आप एग्जांपल लगा लेंगे, बंदे का गर्मी जो है डिप्रेशन का रेट जो है देखना है कि गर्मी के बढ़ने से या कम होने से डिप्रेशन पे क्या असर पड़ता है, तो ये कोरिलेशन रिसर्च होगी। नेचर ऑफ कोरिलेशन पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और जीरो भी होती है। पॉजिटिव मतलब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, नेगेटिव वाइस वर्सा इसके, और जीरो के दो एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर कोई असर नहीं हो रहा। मेजर्स इन कोरिलेशन के अंदर क्वेश्चनियर है, इंटरव्यू है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, सर्वेज़ किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ जगह पर जाकर मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, सवालात किए जाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चनियर है, एक परफॉर्मा होता है जिसके ऊपर सवाल लिखे होते हैं, वो लोगों को दिए जाते हैं, मुख्तलिफ लोग जो अपने हिसाब से उसके ऊपर जवाब देते हैं। इंटरव्यू किए जाते हैं खुद जाकर भी और टेलीफोन पर भी, न्यूज़पेपर के ज़रिए सर्वे किए जाते हैं। स्टेप इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग द रिसर्च, पहला है कंसीविंग द प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, सेलेक्ट करना कि कौन सी प्रॉब्लम है। दूसरा है डिज़ाइनिंग द इंस्ट्रूमेंट, उसके रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है उसको डिज़ाइन करना कि हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। सैम्पलिंग द पॉपुलेशन की सैम्पलिंग करना, पॉपुलेशन में से लोगों को जो है सिलेक्ट करना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। कंडक्टिंग इंटरव्यूज़, लोगों के जो जिन लोगों को सिलेक्ट किया है उनसे इंटरव्यू लेना, उनकी राय जाना, रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करना जो आए हैं। उसके बाद अनऑब्स्ट्रूटिव मेजरमेंट ऑफ बिहेवियर, ऐसे तरीके जिसमें रिसर्चर को खुद से इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं होती, वो जब किसी को ऑब्ज़र्व करते हैं तो जिस बंदे को ऑब्ज़र्व किया जाता है उससे को इन्फॉर्म नहीं किया जाता। आर्काइवल डाटा कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट रिकॉर्ड जो होता है डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के अंदर, जर्नल्स के अंदर, फोटोग्राफ, मूवीज़ वगैरह के अंदर जो डाटा होता है जो लिया जाता है रिसर्च के लिए, उसको आर्काइवल डाटा कहते हैं। आगे हमारे पास फिज़िकल ट्रेसेस आ गए, किस चीज़ की फ़िज़िकल मौजूदगी, जो ट्रेसेस मौजूद होते हैं वो उनसे भी डाटा लिया जाता है, जिस तरह यूज़ ट्रेसेस जो होते हैं और प्रोडक्ट्स जो तैयार की जाती हैं। यूज़ ट्रेसेस के अंदर कह रहा है कि जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं और उनको बाद में जो है उनके कार्टन वगैरह चीज़ें, रैपर वगैरह फेंक देते हैं, तो गारबेज वगैरह, बैग्स वगैरह, तो वो यूज़ ट्रेसेस में आते हैं। और प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं, टूल्स, वेपन्स हो गए, मुख्तलिफ़ हथियार हो गए, आलात हो गए मुख्तलिफ़। कंटेंट ऑफ एनालिसिस, इसमें हम एक मखसूस डाटा में से मखसूस अल्फाज और थीम्स और कंसेप्ट को डिटरमाइन करते हैं। मेटा एनालिसिस में कह रहा है कि इसमें मुख्तलिफ साइंटिफिक स्टडीज़ के रिज़ल्ट को कंबाइन कर दिया जाता है। जब मुख्तलिफ साइंटिफिक स्टडीज़ एक ही कंसेप्ट को डिस्कस कर रही होती हैं तो इनके रिज़ल्ट को कंबाइन करके देखा जाता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, वही पहले हम जिसको डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं हम? अपने हाइपोथेसिस को सही साबित करने के लिए या गलत साबित देखने के लिए कि सही है या गलत है। वेरिएबल्स का आपको पता है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, कंट्रोल वेरिएबल हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इनको बार बार डिस्कस कर चुके हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट दिया है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से देखते हैं एनालिसिस ऑफ डाटा। रिलेटिविस्ट अप्रोच के मुताबिक इंसानी बिहेवियर को सिर्फ इसी सूरत में मुकम्मल तौर पर समझा जा सकता है जब इसके कल्चर को भी स्टडी किया जाए। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजिस्ट मुख्तलिफ फिनोमेना में पाई जाने वाली सिमिलरिटीज़ को देखते हैं। वो ये काम किसी भी किस्म की बाइसिंग से हटकर करते हैं, जनरलाइजेशन से अवॉइड करते हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉस कल्चरल सेल्फ टू साइकोलॉजी, इसके अंदर कह रहा है कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हैं। कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज, कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अंडरलाइंग इंटर एंड इंटेलेक्चुअल एडजस्टमेंट। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर नॉलेज है। इसके ज़रिए हमें कल्चर में मौजूद सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के बारे में पता चलता है। मुख्तलिफ कल्चर्स में बच्चों की परवरिश, की तरबियत, डेवलपमेंट, लोगों के सोचने का तरीका, मसाइल को हल करने का तरीका, यह सब कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक फिलॉसफी,
जब हम क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं और इसमें ख़ास तौर पर क्रॉस कल्चरल रिसर्च करते हैं तो हमारी थिंकिंग बहुत ज़्यादा जो है कह रहा कि क्रिटिकल हो जाती है। साइंटिफिकली चीज़ों को स्टडी करते हैं, क्रॉस कल्चरल रिसर्च इट सेल्फ क्रिटिकल थिंकिंग की एक एग्जांपल है। एक कल्चर में जो चीज़ें हैं क्या दूसरे में भी वो चीज़ शामिल हैं, ये चीज़ क्रिटिकल थिंकिंग को इनक्रीज करती है। नंबर 3, आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल इंजन ऑफ एडजस्टमेंट। जब आप एक कल्चर से दूर दूसरे कल्चर में जाकर रहते हैं तो वहाँ पर आपकी एडजस्टमेंट किस तरह होती है और उस एडजस्टमेंट में आप कितना कामयाब रहते हैं, इस चीज़ को मेयर करने के लिए एक स्केल बनाया जाता है जिसे ICAPS का नाम दिया गया है। यह हाईलाइटेड पॉइंट है, इसकी एब्रीविएशन है, ये देख लीजिएगा। रिसर्च क्वेश्चंस। अ क्वेश्चन दैट अ रिसर्च प्रोजेक्ट सेट्स आउट। ऐसा सवाल जिसका जवाब तलाश करने के लिए इसे बनाया जाता है। ये सवाल ऐसा हो जो कि किसी एक इशू पर फोकस करे। एथिकल इश्यूज़ कौन कौन से हैं इसके अंदर? एथिकल इश्यूज़ जो हैं वो इंट्रोडक्शन टू रिवाइज प्रिंसिपल्स, ये यहाँ पे प्रिंसिपल बयान किए। डिसेप्शन है, डिसेप्शन के अंदर कह रहा है कि हम जो है जो अपना सब्जेक्ट होता है, क्लाइंट होता है, उससे हम चीज़ों को छुपाते हैं, हाइड करते हैं सिर्फ इस मकसद के लिए कि वो चीज़ों को जो है एक बंदे को बता दिया जाना है कि उसकी कि फ़लाँ खूबी को जांचा जा रहा है, देखा जा रहा है, तो वो उस खूबी के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को बयान करता है। तो इस चीज़ से हटने के बचने के लिए जो क्लाइंट होता है उसको बाद में बताया जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, किस लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को डिसेप्शन कहते हैं। डीब्रीफिंग ये है कि जो बंदे को बाद में चीज़ बताई जाती है, ब्रीफ कर दिया जाता है, उसको डीब्रीफिंग कहते हैं। डिसेप्शन का मतलब है चीज़ों को हाइड करना और डीब्रीफिंग का मतलब है एक्सपेरिमेंट के बाद बंदे को सारी चीज़ सिचुएशन से आगाह करना। इसके अलावा ये इम्प्लीमेंटेशन प्रिंसिपल्स, जनरल कंसेंट है। कंसेंट जो कुछ भी आपने एक्सपेरिमेंट करना है, इन्फॉर्म कंसेंट होता है, उसके अंदर बताया जाता है, साइकोलॉजिस्ट जो है क्लाइंट को बताता है कि भाई आपके साथ ये हमने करना है, ये एक्सपेरिमेंट करना है हमने, आपने उसके अंदर ये टास्क मिलेंगे आपको, और आपको इसके अंदर ये ख़तरा हो सकता है। सब चीज़ें बताना ज़रूरी है। डिसेप्शन वही यहाँ पे वही चीज़ है। डीब्रीफिंग भी सेम। विड्रॉल फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन। साइकोलॉजिस्ट का जो क्लाइंट होता है उसके पास ये इख्तियार होता है, वो किसी वक्त जो है वो इन्वेस्टिगेशन से या एक्सपेरिमेंट से जा सकता है, विड्रॉ हो सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना भी ज़रूरी है क्लाइंट की, यानी कि जो चीज़ें वो बताई जा रही हैं वो बताता है अपने बारे में, उनको अपने तक ही रखें, सीक्रेट रखें। प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट है, पार्टिसिपेंट की प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। इसके अंदर किसी किस्म का उसको हार्म ना हो। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च इसके अंदर शामिल है। गिविंग एडवाइस, एडवाइस देना भी ज़रूरी है। क्लाइंट जो है को डिफरेंट चीज़ों से बचने के लिए मखसूस जो रिसर्चर है वो क्लाइंट को एडवाइस भी देता है। आगे ये कल्चर ऑफ जेंडर, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये हाईलाइटेड पॉइंट इसके अंदर देख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है। लेसन आपका बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है, तो यहीं पर मैं आपके लेसन को क्लोज़ करता हूँ। ये लेसन 3 शुरू हो गया। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।